नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन आईएएस पीसीएस पर। आज हम विजन आईएएस के जो अगस्त के करंट अफेयर से कंप्लीटली समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही सेक्शन छूटा हुआ था साइंस एंड टेक का, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो ओनली आईएएस का इन्वायरमेंट सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, लगातार वही चलेगा और कोशिश रहेगी कि कम समय में उसे भी कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि जो भी मेंस के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं उसको इनफ टाइम मिले कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, रिवीजन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन, बट बिफोर दैट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जुड़िए, लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच ताकि आपको दोस्तों की भी मदद हो सके। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, टोटल 5 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंटरलिंक्ड है, वो है आपका बायो E3 पॉलिसी। बायो जब भी शब्द आएगा ना, तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है लिविंग रिसोर्सेस, लिविंग बींग्स। ओके, तो ये जो बायो E3 पॉलिसी केंद्र सरकार ने लेकर आई है, इसी के बारे में ये हमारा पूरा डिस्कशन होगा। क्या हुए बायो E3? तो इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एक ये हो गया, इन्वायरमेंट दूसरा ये हो गया, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों सेक्टर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कैसे? इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप समझिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि भाई जो लिविंग रिसोर्सेस है ना, इसका मॉडिफिकेशन करके, इसका आर्टिफिशियल चेंजेज करके हम अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, अब मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज है। जैसे आप देखते हैं वैक्सीन हो गया, ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। या फिर हम फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां बनाते हैं, ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया। नैनो टेक्नोलॉजी अलग है, बायोटेक्नोलॉजी अलग है। तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में आप जरूर डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, उसके बाद आप समझिए कि भाई खाने पीने का कुछ सामान है, जैसे प्रोसेसिंग करना है, तो हम कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वो सब भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। और अगर हम एग्जांपल दें आपको, तो बायोफ्यूज काफी ज्यादा चर्चा में आजकल हो रहा है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक वेस्ट या बाय प्रोडक्ट्स को फर्मेंट करके, डिग्रेड करके, उससे हम बायोफ्यूज निचोड़ रहे हैं, जो रिन्यूएबल इन नेचर है, जो इन्वायरमेंट को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए हमारा फोकस, गवर्नमेंट का फोकस, वर्ल्ड लीडर का फोकस बायोफ्यूल्स पर ज्यादा चल रहा है। ओके, तो क्या कुछ बातें कही गई हैं बायोफ्यूल्स, बायो E3 पॉलिसी में, थोड़ा देखेंगे। आप देखिए, इसमें हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्टअप किया जाएगा और टारगेट है कि $300 बिलियन बायो इकोनॉमी हासिल हो जाए बाय 2030। अब यहाँ पर दो कीवर्ड आएंगे, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बायो मैन्युफैक्चरिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, लिविंग रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, उसमें आर्टिफिशियल चेंज करके, या फिर इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग करके, हम अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि कॉमर्शियली वायबल होता है, मार्केट में इसकी डिमांड होती है, तो इसको हम बायो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको दिया वैक्सीन्स, बायोफ्यूज। तो आप समझिए कि बायो मैन्युफैक्चरिंग इज ए कंपोनेंट अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका मेडिकल सेक्टर्स आ जाता है, उसके अंतर्गत आप बायो मैन्युफैक्चरिंग भी डाल सकते हैं। ओके, वैक्सीन हो गया, बायोफ्यूज हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे आप ब्रेड सब खाते हैं, ठीक है, तो वो सब भी आपका बायो मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल्स है। और बायो इकोनॉमी क्या है? तो बायो इकोनॉमी मतलब बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी हम
प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट हो रहा है उसी के शेयर को हम बायो इकोनॉमी कह देते हैं। और आप देखिए इसका शेयर 2010 में लगभग $10 बिलियन था इंडिया में, और अभी जो बढ़ के $130 बिलियन हो गया है। ओके, और हमारा टारगेट क्या है, 2030 आते आते $300 बिलियन हो जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। और इस पॉलिसी के माध्यम से हम ग्रीन ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस मैकेनिज्म में आपका इन्वायरमेंट को उतना नुकसान नहीं होगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यहाँ देखने को मिलती है, प्लस सर्कुलर बायो इकोनॉमी हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा आप हमें एग्जांपल बताइए या थोड़ा कंसेप्ट के बारे में आप हमें बताइए, सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्या होता है। बायो इकोनॉमी हमने आपको बता दिया, सिंपल सा वही है, प्रोडक्शन, यूज, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड इट कैन बी रिलेटेड टू नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सो दैट हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन लेना है तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सर्विसेज टू ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स। और एग्जांपल जैसे आप देखिए, अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में जाएं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सकता है। ओके, उसके बाद सस्टेनेबल फिशिंग, फिशिंग सेक्टर में फॉरेस्ट्री एंड एक्वाकल्चर। उसके बाद फूड एंड फीड मैन्युफैक्चरिंग, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे प्लास्टिक के क्षेत्र में क्या है, अभी प्लास्टिक काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर हम बायो प्लास्टिक्स लाते हैं जो कि आपका एक प्रकार से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हो सकता है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। प्लस बायोडिग्रेडेबल क्लॉथिंग का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, अब क्या कुछ बातें कही गई है इस बायो E3 पॉलिसी में, तो आप देखिए एम जो है, कटिंग एज एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, अलाइनिंग विद द इनोवेटिव रिसर्च एंड रिवोल्यूशनाइजिंग द बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि भाई जब तक इनोवेशन R&D इस फील्ड में नहीं करेंगे, हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं मिलेगा, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, और हम कहीं ना कहीं अपने जो एस्पिरेशंस है उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे भारत में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है, तो भाई अगर हम बायो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर पाते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, तो हम कम दाम में अच्छी क्वालिटी न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। ओके, जैसे दवाइयाँ का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट्स का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से कर रही है। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इट सपोर्ट्स R&D एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स है, आप देखिए, बायो बेस्ड केमिकल एंड एंजाइम्स, इन सब के फील्ड में रिसर्च चल रहा है। फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, ताकि भाई हमें जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम तैयार कर सके और बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर हो, इफेक्टिव हो। उसके बाद बायो थेराप्यूटिक्स, क्या होता है बायो थेराप्यूटिक्स, तो इसमें भी हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं टू ट्रीट वेरियस डिजीजेज, लाइक वैक्सीन हम बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, हॉर्मोन्स, आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स, कभी कभी क्या है कि जैसे इंसुलिन है, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी रिलीज करता है, लेकिन किसी किसी के शरीर में ये रिलीज नहीं होता है, तो जिसके कारण डायबिटीज जैसी बीमारियां लोगों में आ जाती है। तो हम आर्टिफिशियल इंसुलिन देते हैं व्यक्ति को, है कि नहीं है, तो ये आप समझिए। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर हो गया, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्निक हो गया। कार्बन कैप्चर में क्या होता है कि भाई कार्बन जो इमिशन हो रहा है फ्रॉम वेरियस प्लांट्स, प्लांट्स मतलब जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स है जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, वो प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसको इन्वायरमेंट में रिलीज ना होने दिया जाए, उसको कैप्चर कर लिया जाए, ये होता है आपका CCUS। उसके बाद फ्यूचरिस्टिक मेराइन एंड स्पेस रिसर्च, इन सब फील्ड में भी बायोमैक्स मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप समझिए, एक और एग्जांपल देते हैं, ऑयल स्पिल काफी ज्यादा कॉमन होता है वाटर बॉडीज में, सी बॉडीज में, क्योंकि ऑयल वाटर बॉडी से ही ट्रेवल करके इंडिया या दूसरे देश जाती है, तो भाई बीच बीच में कभी ऑयल स्पिल हो गया तो मेराइन स्पीसीज के लिए नुकसान हो जाता है, तो दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, तो आप देखिए
जो रिसर्च एंड ट्रांसलेशनल एक्टिविटीज की जो हमने बात की, इट विल बी कैटेगराइज्ड या फिर प्रमोटेड बाय बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। इसमें क्या है, बायोलॉजिकल डाटा जो भी निकल कर आएंगे, जेनोमिक्स के, प्रोटोनॉमिक्स के, मेडिकल इमेजिंग के, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, उस डाटा में पैटर्न ढूंढने का कोशिश करेगा, है ना, कुछ क्लू निकालेगा जो मेडिसिनल पर्पज या वैक्सीन डेवलपमेंट के पर्पज में बेनिफिशियल हो सकता है, डिजीज डायग्नोसिस कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है। ओके, और एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, एंड इट कैन इम्प्रूव द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फिर बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हो गया। उसके बाद रेगुलेशंस एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि भाई ये सब फील्ड में ना अगर प्रॉपर रिसर्च एंड रेगुलेशन सब नहीं किए गए तो फिर ह्यूमंस में फ्यूचर में हो सकता है कोई बीमारियां आ जाए, कोई कम्प्लेक्सिटी आ जाए। कोई वैक्सीन को हमने दिया लेकिन बढ़िया से उसका रिसर्च नहीं हुआ, तो पता चला कि भाई बाद में उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। ओके, इसीलिए इस पर रेगुलेशन पर भी अच्छा खासा फोकस किया गया है, और इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को इनहेंस किया जाएगा फॉर द बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी। उसके बाद डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। इसके तहत क्या है कि जो भी डिस्कवरी की जाएगी, इन्वेंशन किए जाएंगे या फिर नॉलेज गेन किए जाएंगे इन दीज फील्ड्स, तो उसको फ्रीली अवेलेबल किया जाएगा टू वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी, ताकि ये कम्युनिटी इनका इस्तेमाल करके कुछ नया प्रोडक्ट्स इनोवेट कर सकते हैं, कुछ फॉल्ट निकाल सकते हैं, लूपहोल्स निकाल सकते हैं, एज वेल एज साइमल्टेनियसली अलाउइंग द प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर। आईपीआर का भी प्रोटेक्शन जरूरी है, तो ये दोनों एक साथ होंगे। तो जरूरत क्या है बायो ई3 पॉलिसी की, एक तो सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकती है। जो भी केमिकल प्रोसेसेस हम इस्तेमाल करते हैं फिलहाल फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है, तो इसके माध्यम से हम सस्टेनेबल बायो बेस्ड प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए न्यूट्रिशनल चैलेंजेस जो हमारे देश में है उसको भी कैटर किया जा सकता है, ग्लोबल लेवल पर भी कैटर किया जा सकता है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि भाई आने वाले समय में लगभग 1.67 बिलियन सिटीजन्स 2050 आते आते मतलब उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का शिकार करना पड़ सकता है। तो भाई पॉपुलेशन काफी ज्यादा है वल्नरेबल सेक्शंस में, तो हम इसके माध्यम से एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, द पॉलिसी विल फैसिलिटेट स्मार्ट प्रोटीन्स एंड फंक्शनल फूड्स जो लो कार्बन फुटप्रिंट पर प्रोड्यूस किया जाता हो। उसके बाद ग्रोथ ऑफ सेल एंड जीन थेरेपी, आने वाले समय में जीन थेरेपी के माध्यम से इलाज वो सब बढ़ने ही वाले हैं, तो इस फील्ड से हम अच्छा R&D कर सकते हैं। ठीक है, जैसे mRNA थेरेप्यूटिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन सब पर वैसे तो काम चल ही रहा है, फ्यूचर में और अच्छे से हो सकता है। फूड, इट कैन एड्रेस द फूड सिक्योरिटी एंड कैसे, तो सॉइल माइक्रोबायोम बेस्ड रिसर्च को प्रमोट करके। उसके बाद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिलहाल आप देखिए भारत का एक टारगेट भी है कि भाई 45% इमिशन रिडक्शन होना चाहिए, इमिशन रिडक्शन इंटेंसिटी बाय 2030। ओके, और नेट जीरो को भी हम हासिल करना चाहते हैं बाय 2070। तो इस फील्ड में हमारा पॉलिसी काफी ज्यादा लाभदायक होगा। फॉर एग्जाम्पल डिकार्बोनाइजिंग द वेरियस सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। फिर स्पेस मिशन में भी ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि स्पेस मिशन हम आगे लेकर जाने वाले हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स भी ट्रेवल करेंगे, तो भाई उनके लिए खाना, भोजन, दवाइयाँ, वो उस टाइप का हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी के माध्यम से हम कर सकते हैं सेफ न्यूट्रिशियस मील्स उन्हें पहुंचे। जैसे अभी आप देखिए ना कि जो आपका गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो अभी तो फिलहाल चलो ठीक है वो स्पेस में ट्रेवल करेंगे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इंटरप्लेनेटरी मिशन भारत लॉन्च करे। फ्यूचर में हो सकता है भारत अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन लॉन्च करे, जो 2035 तक का टारगेट भी है। तो उन सब के दौरान इन सब कंपोनेंट्स को भी तो चाहिए ना,
फूड सिक्योरिटी, ये सब वो है। उसके बाद स्किल गैप, जो ट्रेन प्रोफेशनल्स है उसकी कमी है इन दिस कटिंग एज एरिया लाइक सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये उसे भी एड्रेस करेगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। आप देखते हैं क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं टू बूस्ट द बायो इकोनॉमी सेक्टर। तो अभी तक तो हमने पॉलिसी के फीचर सब के बारे में बात किया। बायो इकोनॉमी के फील्ड में और क्या क्या इनिशिएटिव है, तो नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी 2016, उसके बाद नेशनल बायो फार्मा मिशन 2017, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 से 20, उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। इस पर तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स में, तो अच्छे से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होगा, एक तो बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन प्रमोशन किए जाएंगे फ्रॉम द डोमेस्टिक फीड स्टॉक, रॉ मटेरियल्स लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट, ओके, और इससे हमारा ग्रीन एनर्जी प्रमोट होगा। वे फॉरवर्ड क्या है, सर्कुलर बायो इकोनॉमी को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसमें क्या होता है भाई, रीयूज करो, रिपेयर करो, रिसाइकल करो, रीयूज फिर से रिपेयर करके रिसाइकल, तो इससे हमारा नए रिसोर्सेस, न्यू रॉ मटेरियल्स की उतनी ज्यादा दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुराने को ही हम रीयूज रिसाइकल कर रहे हैं। तो जब नए की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नए को प्रोड्यूस करने में एनर्जी उतनी खर्च नहीं होगी, प्रोसेस करने में खर्च नहीं होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगा। तो ये कीवर्ड ध्यान रखना है, सर्कुलर इकोनॉमी, ओके, एंड दीज आर फंडामेंटल टू द पार्ट ऑफ बायो इकोनॉमी। फिर हम यूएसए से सीख सकते हैं, जैसे यूएसए में इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऐसे स्टार्टअप्स में ताकि वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ सके। सिंगल विडो क्लियरेंसेस होना चाहिए ताकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को रोका जा सके, कम किया जा सके। फिर स्टेम टैलेंट है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। स्टेम मतलब क्या होता है यहाँ पर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ओके। तो ये जो टैलेंट है भारत में, कभी कभी क्या होता है कि ये ब्रेन ड्रेन हो जाता है, बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं फॉर द मनी, फॉर द बेनिफिट्स दे गेट इन द फॉरेन कंट्रीज। तो वो टैलेंट इंडिया में कम से कम रहे। जो बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल स्टेम टैलेंट है उसका 25% तो कम से कम भारत में टिके, क्योंकि ये सब क्या है, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपर्ट्स है। इनके सजेशन, आइडियाज काफी ज्यादा मदद करेंगे भारत को सस्टेनेबल इकोनॉमी, भारत को ग्रीन इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने में। उसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स पूरा बायो E3 पॉलिसी के बारे में, और किस प्रकार से ये कंट्रीब्यूट कर सकता है वेरियस फील्ड्स, वेरियस डायमेंशंस को, वो भी हमने देखा। और मेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं एज ए फॉर्डर पॉइंट्स कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वायरमेंट, मेडिकल फील्ड्स में भी आप यूज कर सकते हैं, ओके। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो है हमारा नेशनल स्पेस डे। आपको पता होगा कि पिछले साल जब हमारे देश ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड कर दिया था, तो काफी बड़ी अचीवमेंट भारत की तरफ से हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग करवाना मून पर मुश्किल भरा दौर होता है, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जो भी व्हीकल है या फिर जो भी सैटेलाइट से अगर वो जमीन पर उतारे जाते हैं तो फिर वो टूटने, खराब होने के डर होते हैं, जो कि हमारा चंद्रयान 2 में देखने को मिला था। लेकिन सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा। इसीलिए उसके कंट्रीब्यूशन में 2023 को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया गया था। तो इस बार दूसरा हमारा नेशनल स्पेस डे है, जो कि आपका 23 अगस्त 2024, और इसमें हम थोड़ा सा इंडिया के स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इश्यूज, हर्डल्स, वो सबको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम बेसिक चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 जो मिशन था, इसके तहत सॉफ्ट लैंडिंग कराना था विक्रम लैंडर का ऑन द लूनर सरफेस, और जो कि सफल हुआ भी। लैंडर मतलब वो चंद्रमा के जमीन पर एक रोबोटिक व्हीकल होगा, वो चलेगा और डाटा गैदर करेगा। हालांकि ये ऑपरेशन समाप्त हो चुका है, जो भी डाटा देना था वो दे चुके हैं। और ये जो आपका एक
मतलब एक तो लैंडर हो गया ना, लैंडर के अंदर से आपका रोवर निकलेगा, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन क्लियर रखें। एक होता है ऑर्बिटर, एक होता है लैंडर, एक होता है रोवर। तो लैंडर के अंदर आपका ऑर्बिटर था, और ये जो लैंडर के अंदर आपका रोवर था, सॉरी। तो रोवर जो है उस लैंडर से बाहर निकला, चंद्रमा के सरफेस पर चला, डाटा गैदर किया, उसके बाद उसको भारत में भेजा गया। ओके, ये चीज है। और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो भारत चौथा कंट्री बन गया टू लैंड ऑन द मून, लेकिन ये ध्यान रखना है, फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द सदर्न पोलर रीजन। अब आप हमें बताइए कि जो आपके सदर्न पोल पर लैंड करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? ओके, तो मैंने आपको प्रज्ञान रोवर के बारे में बता दिया है, और कहाँ पर लैंड हुआ था, जिस जगह पर लैंड हुआ उसको शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। थीम क्या है इस साल का? टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सैगा। तो इंडिया की अचीवमेंट की देखिए अब तक, तो आप थोड़ा सा समझिए कैसे शुरुआत हुई। तो आर्यभट्ट जो हमारा पहला सैटेलाइट, वो यूएसएसआर ने वैसे लॉन्च किया था 1975 में, सैटेलाइट बनाए थे हमने, लेकिन लॉन्च यूएसएसआर की तरफ से हुआ था, विच वाज अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रेडिएशन बेल्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके, और अब तक आप देखिए 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन भेजे जा चुके हैं, 95 लॉन्च मिशन हो चुका है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी हम बहुत सारे देशों के साथ करते आए हैं और कर भी रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में नासा के साथ आर्टमीज अकॉर्ड हुआ। ओके, और आप हमें थोड़ा बताइए आर्टमीज अकॉर्ड क्या है? क्या ये मून से रिलेटेड एग्रीमेंट है, मून के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट है? ओके, उसके बाद आप ये देखिए, इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट स्पेस इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। अब यहाँ से आप एक पॉइंट यूज कर सकते हैं कि भाई 8th लार्जेस्ट स्पेस इकोनॉमी है, लेकिन हमें इसे और ज्यादा अच्छे रैंक पर लाना है, और उसके लिए अच्छा फंडिंग और एक्टिव हमें स्पेस सेक्टर में होना पड़ेगा। कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स या फिर कॉमर्शियल सैटेलाइट्स हम लॉन्च करें, ताकि हमें इनकम हो, पैसे आए, और उस पैसे को फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, जो कि इसरो कर भी रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कुछ हम इसरो के बारे में भी समझ लेते हैं, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है ये, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कैसे शुरुआत हुई? तो शुरुआत में आपका ये इसरो नहीं था, शुरुआत में इसे इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता था। 1962 में सेटअप हुई थी, ताकि इंडिया को स्पेस के सेक्टर में, स्पेस के दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। और 1969 में ये जो आपका इनकोस्पार है, जो हमने अभी बताया, इट वाज रिप्लेस बाय इसरो, और फिर इसको 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत डाल दिया गया। और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसको हेड करने वाले प्राइम मिनिस्टर। ओके, और यहाँ पर आप देखिए स्पेस कमीशन भी है, और इसके अंतर्गत जो बॉडीज आ जाती हैं आपने सुना भी होगा, एक तो इसरो आ गया, एक तो इन स्पेस है, और एक है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसमें आपका अंतरिक्ष है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? स्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो इसरो इस्तेमाल भी करता है। इसके बारे में वैसे मैंने पहले भी बता चुके हैं, तो अगर कहीं पर भी आएगा इन दोनों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको यही ध्यान रखना है, इट इज CPSE। क्या मैंडेट है इसरो का? तो स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करो फॉर वेरियस नेशनल नीड्स लाइक सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स। ओके, तभी तो आज आप देखते हैं वेदर मॉनिटरिंग हो पाता है, आपका नेविक आ गया है GPS के बदले, तो हमारे मोबाइल में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि हम इंडिजीनियस GPS सिस्टम, भारत का खुद का डेवलप किया गया GPS सिस्टम नेविक, उसका इस्तेमाल कर सके। कंपोजिशन की बात करें इसरो की, तो इट इज हेडेड बाय चेयरमैन, एंड ये जो चेयरमैन है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी होते हैं, बस आप ये ध्यान रखें। और स्पेस कमीशन के भी चेयरमैन होते हैं, और स्पेस कमीशन के बारे में आपको ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो द एपेक्स बॉडी जो पॉलिसीज बनाता है, एंड इंडियन स्पेस प्रोग्राम की जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू भी करता है।
ये अच्छे से आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं जो एक क्वेश्चन जनरली युवाओं के मन में या फिर जो भी राइटर्स होते हैं उनके मन में रहता है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो ज्यादा रहता है कि भाई इसरो को उतनी ज्यादा फंडिंग नहीं मिलती है, उतनी ज्यादा पैसे भी नहीं है, फिर भी इतना बढ़िया बढ़िया मिशन कैसे लॉन्च कर देता है। जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत ने कम से कम दाम में लॉन्च कर दिया, चंद्रयान 3 मिशन को भी कम से कम दाम में लॉन्च कर दिया, ठीक है, और सक्सेसफुल मिशन भी होता है। तो कैसे भाई? एक तो ये है कि जब इस स्पेस एजेंसी को सेटअप किया गया था तो जो लीडर थे वो विजनरी लीडर थे विक्रम साराभाई के द्वारा, और इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको फिल्म्स के लिए। तो विजनरी लीडर, इनके मन में विजन था शुरुआत से ही, इसलिए इस फील्ड में काफी ज्यादा इनोवेशन एंड R&D प्रमोट किया इन्होंने, और इनका फोकस ही था बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करो। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि हम ओवरऑल ग्राउंड रियलिटीज को समझकर एक्शन लेते हैं, मतलब जो हमारी कमियां हैं, पैसे की दिक्कत है, उन सबको समझ के फिर हम एक्शन लेते हैं, तो फिर इफेक्टिवली कम दाम में हम अच्छा सैटेलाइट बना भी सकते हैं, लॉन्च भी कर सकते हैं, कॉमर्शियली उसको मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो कि आज सफल हमें दिख भी रहा है। ओके, उसके बाद देखिए कोस्ट इफेक्टिव मिशंस हैं, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, बार बार चेकअप किए जाते हैं ताकि भाई ऑनगोइंग मिशन में गड़बड़ी ना हो जाए। उसके बाद देखिए जो हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए डिफरेंट ऑपरेशंस में, उसका इस्तेमाल भी हम अपने आ, आगामी मिशंस में यूज करते हैं। जैसे आप देखिए चंद्रयान 1 के दौरान बहुत सारे सब कंपोनेंट्स लॉन्च किए गए थे, तो उसका इस्तेमाल आने वाले समय के सैटेलाइट ऑपरेशंस में, लॉन्च मिशंस में किया भी गया था। उसके बाद देखिए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जैसे PSLV, तो वैसे भी हमारा पैसा बच जाएगा। अगर अभी हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई साहब आप हमारा सैटेलाइट लॉन्च करो, तो आप समझिए कितना पैसा खर्च होता बार बार सैटेलाइट करने में, और ये हमारे लिए वीकनेस का भी काम होता कि हम नए सैटेलाइट को बनाने से पहले 4 बार सोचते हैं कि भाई खर्चा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन भी चलता है बहुत सारे देशों के साथ, जैसे आर्यभट्ट जो लॉन्च किया गया है वो USSR के कोलैबोरेशन से। उसके बाद अभी आप देखिए निशार जो सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, इन इसरो और नासा के बीच। फिर गगनयान मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स है उसके ट्रेनिंग के लिए हमने रशिया से भी कंसल्ट किया। ओके, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम इंगेज कर रहे हैं आजकल, जो इसरो के लिए प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है, ताकि इसरो को फ्री टाइम मिले R&D करने में, बढ़िया से बढ़िया प्रोटोकॉल बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में फॉर द मिशन। ओके, तो आप देखिए मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ चंद्रयान 3 वेर सप्लाइड बाय लोकल इंडस्ट्री, तो इससे आपका वोकल फॉर लोकल इन द स्पेस सेक्टर ये भी प्रमोट हो रहा है। अब सवाल एक और उठता है कि वाई इंडिया इज बीइंग डेवलपिंग कंट्री इन्वेस्टिंग इन सच स्पेस मिशन, जो कि बहुत सारे नागरिक भारत के पूछ भी लेते हैं कि भाई इतना गरीबी है, इतना दुख है, इतना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे देश में, तो जो पैसे है उसको इस सेक्टर में क्यों ना यूज किया जाए। ये सवाल तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो भाई उनको जवाब आप दे सकते हैं कि ये जो हम सैटेलाइट या मिशन लॉन्च करते हैं, ये एक्चुअली जो भी कमियां हैं हमारे देश में उसको दूर करने के लिए एक सप्लीमेंट्री दवा का काम करता है। जैसे आप समझिए कि भाई आज जो सैटेलाइट एग्रीकल्चर रिलेटेड वार्निंग देती है, वेदर रिलेटेड वार्निंग देती है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि भाई किसान को पता चल जाता है कि कब ग्रो करना है, कब हार्वेस्ट करना है, कब तूफान आएगा, कब बारिश होगी। तो इससे नुकसान जो है क्रॉप्स का वो कम होगा ना, तो नुकसान कम होगा तो उससे पैदावार अच्छे होंगे, और पैदावार अच्छे हुए तो लोगों के घर में भोजन बनेगा, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी कम हो सकेगी, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि भाई हम मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो बस पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं। और उसके बाद देखिए एक तो आयाम ये भी है नेशनल सिक्योरिटी थ्रू सेल्फ रिलायंस, हम जो है GPS पर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, GPS USA का है, तो भाई वो क्या डाटा गैदर कर रहा है हमारे लोकेशंस का,
तो इससे दिक्कत हो सकती है ना, कभी को यूएस बोल दे कि भाई हम आपको जीपीएस सर्विसेज नहीं देंगे। तो डिफेंस सेक्टर में जीपीएस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है टू ट्रैक द लोकेशंस ऑफ वेरियस एनिमीज। ओके, तो एक बार तो मना भी किया गया था यूएस की तरफ से, इसलिए हमने नाविक बनाया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी यूएस के जीपीएस पर कम करेगा। साथ के साथ इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग बॉर्डर्स, मिलिट्री मूवमेंट्स को भी ट्रैक करता है, इंटेलिजेंस गैदर में मदद करता है। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, लाइक नेचुरल डिजास्टर के समय डाटा हमें प्राप्त हो जाती है, कहाँ लैंडस्लाइड होगा, कहाँ ज्यादा फ्लडिंग होने की संभावनाएं ज्यादा है, वो सब पता चल जाती है। फिर स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी मतलब हम अपने फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एशिया सैटेलाइट प्रोजेक्ट, जो कि सार्क का इनिशिएटिव था। ओके, तो इससे आपका स्पेस डिप्लोमेसी भारत का बूस्ट हो रहा है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जैसे जो डाटा गैदर किया जा रहा है उसका इस्तेमाल ग्लोबल बेनिफिट्स के लिए किया जा सकता है। जैसे चंद्रयान-1 ने शायद पानी की डिस्कवरी की थी मून पर। ओके, तो नासा को भी इससे काफी ज्यादा मदद मिली थी। फिर रेवेन्यू जनरेशन, तो ही आप देखिए इंडिया के जो स्पेस सेक्टर है जनरेटेड $60 बिलियन रेवेन्यू इन द लास्ट 10 ईयर, जो कि काफी अच्छी बात है। जबकि इन्वेस्टमेंट $13 बिलियन, तो आप समझिए $13 बिलियन इन्वेस्ट करके हमने $60 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में, उससे आपकी इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई हम खर्च कर रहे हैं। अब कोई स्पेस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च करते, तो सैटेलाइट लॉन्च करने के पीछे उसका रॉ मटेरियल्स लाओ, खरीदो, बेचो, डिजाइन करो, या फिर किसी को मार्केटिंग करो, तो इकोनॉमी तो बूस्टअप हो रही है ना, ये चीजें। फिर आप देखिए क्या की फंक्शन है मिशन का, कुछ मिशन है यहाँ पर चंद्रयान-4, तो ये आपका सॉइल सैंपल रिटर्निंग मिशन है। हालांकि हम बहुत पीछे हैं इन फील्ड में, यूएसए चाइना ने तो ऑलरेडी ये सब कार्य कर रखे हैं। ओके, तो इंडिया अभी शुरुआत कर रहा है, लेकिन चलो देर से सही लेकिन दुरुस्त तो हुआ। तो इट विल ब्रिंग रॉक एंड सॉइल सैंपल्स बैक टू द अर्थ। फिर गगनयान मिशन, इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, और एक टॉपिक भी इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं गगनयान में क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल करेंगे स्पेस में। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स 3 मेंबर्स होंगे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिन के लिए, और उसको फिर बाद में सेफली भारत में लाया जाएगा, अर्थ पर उतारा जाएगा। फिर वेनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि मिशन शुक्रयान वेनस के लिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। फिर लुपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन विद द जॉइंट कोलैबोरेटिव ऑफ इन इसरो एंड जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एजेंसी। ठीक है, उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक लॉन्च करने का प्लान है। तो कंक्लूजन यही है भैया कि जो आपका इसरो का सफलता है ना, वो दूसरे देश के लिए भी एग्जाम्पल का कार्य कर रहा है, जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है, कि हम भी भाई आगे बढ़ सकते हैं स्पेस दिशा में। और ये टीम एफर्ट एंड प्लानिंग का भी एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है, और इसका इस्तेमाल आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं अगर टीम एफर्ट जैसे कुछ शब्द पर क्वेश्चन आते हैं तो। ओके, तो एक रिलेटेड है आपका न्यूज स्पेस डिप्लोमेसी, जो कि मैंने आपको बताया। स्पेस डिप्लोमेसी मतलब क्या हुआ कि भाई हम क्या करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरे देश को देकर या फिर उनकी जरूरतों को पूरा कर कर हम अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को या अपनी बात को या फिर अपने इंटरेस्ट को मनवाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी देखिए नेपाल का एक सैटेलाइट है म्यूनल सैटेलाइट, उसको भारत लॉन्च करेगा। भारत लॉन्च करेगा तो एक प्रकार से कोलैबोरेशन डीपर होगा ना। हाँ, भारत हमारी मदद कर रहा है तो हमें भी कभी भारत को जरूरत पड़ी तो हम मदद करेंगे, चाहे यूएन हो चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना। तो ये होता है आपका स्पेस डिप्लोमेसी, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या है, लेवरेजिंग द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू अचीव द फॉरेन पॉलिसी गोल्स। सिग्निफिकेंस यही है, ग्लोबल साउथ कॉपरेशन बूस्ट अप हो सकता है, और इंडिया रिसोर्सेस
में इन्वेस्ट कर रहा है, कंसेंसस बिल्डअप कर रहा है, कॉमन स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन, नेशनल सिक्योरिटी को भी ये बूस्ट करेगा अगर हम स्पेस डिप्लोमेसी के रास्ते जाते हैं। जैसे एग्जांपल है इंडिया यूएस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट हुआ था, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड वायर सेंसर नेटवर्क टू मिटिगेट द रिस्क टू इंडिया स्पेस एसेट्स। उसके बाद देखिए कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्पेस, इंडिया फोकस रहता है कि जो आउटर स्पेस है वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो, उसको मिलिटराइजेशन डिफेंस नहीं किया जाना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखना चाहिए। लेकिन चैलेंजेज है इसमें फिलहाल तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन फिलहाल कमी है भारत में, अभी तो शुरुआत ही हुई है प्राइवेट की एंट्री। उसके बाद डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में हम लोग अभी काफी पीछे हैं। ओके, तो ये सब चैलेंजेज है। तो ये हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया फ्रेंड्स। चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ जो ही आपका फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं, आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों के बीच। और आपको जो भी डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है टॉपिक्स में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट सेक्शन, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। अब इसको हम समझाते हैं आपको एक लेमन एग्जाम्पल से। जैसे आपने आटा तो देखा होगा, जैसे रोटी जो बनती है वो आटा जब साना जाता है पानी के साथ मिक्स करके तभी रोटी बनती है। तो आटा में क्या इंग्रेडिएंट हो गया आपका, एक तो आपका पानी हो गया, दूसरा आपका जो व्हीट हो गया, ये 2 इंग्रेडिएंट है। उसी प्रकार से हम सब्जी की बात करते हैं, आपने पनीर की सब्जी बनाई एकदम मजेदार चकाचक टेस्ट, तो भाई उसमें क्या है, आपने मसाले डाले होंगे, पानी डाले होंगे, उसमें कुछ एडिशनल सप्लीमेंट डाला होगा, धनिया पत्ता, मिर्च, ये सब आपने डाले होंगे, तो वो सब इंग्रेडिएंट हो गए और सबके अपने अपने टेस्ट हैं, है ना। मिर्च का टेस्ट आपको तीखा देगा, धनिया पत्ता का टेस्ट आपको थोड़ा सा उस वो टेस्ट देगा, मसाले का टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा प्रोवाइड देगा, फिर पनीर जो इंग्रेडिएंट है उसका टेस्ट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं सबके अपने अपने रोल है, सबके अपने अपने फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से कॉम्बिनेशन, ठीक है, सिंगल चीज नहीं है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन करके आपने सब्जी बनाया। अब आ जाइए दवाई पर। तो जो ड्रग्स होते हैं उसमें अगर हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ड्रग हमने बनाया, उसी में आपका सर्दी का इलाज हो जाएगा, उसी में हमने आपका बुखार का इलाज कर देना है, उसी में हम आपको बीपी का इलाज कर देना है, उसी में आपको हम सिर दर्द का इलाज कर देते हैं। तो एक ही ड्रग आप खाएं और सारा जो कुछ मतलब इश्यू है, मल्टीपल इश्यूज है, वो ठीक हो जाए। ये होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। ओके, और ये आप रेगुलर कभी ना कहीं खाते ही हैं। पैरासीटामोल जो आप खाते हैं तो उसमें भी एक तो बुखार वाला होता है, एक तो पेन रिलीफ भी होता है, ठीक है, और सर्दी खांसी भी आपको ठीक करता है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आते हैं हम कंटेक्स्ट पर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने लगभग 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन को बैन किया है। अब बैन क्यों किया गया होगा? ड्रग्स बैन करने के पीछे मोस्टली एक ही कारण होता है, सेफ्टी कंसर्न्स। तो भाई ये जो ड्रग्स है हो सकता है ह्यूमन हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होगी और इसके अच्छे अल्टरनेटिव अवेलेबल है, इसलिए इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। जनरली यही पर्पज होता है। और ये जो आपका बैन जारी किया गया, बैन किया गया, याद रखना है आपको, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है ना, इस एक्ट के अंतर्गत बैन किए जाते हैं किसी ड्रग्स को। इससे पहले भी ड्रग्स बैन किए गए हैं एफडीसी रिलेटेड। कारण मैंने आपको बताया, तो बेसिक्स हमने आपको ये ऐसे भी क्लियर कर दिया है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स क्या होता है। और हाँ, ये देखना है आपको कि जो भी इंग्रेडिएंट दवा में यूज किए होंगे उसके अपने अपने फंक्शंस होंगे। जैसे एक दवा है, मैंने आपको बताया, उसमें सर्दी भी ठीक कर देता है, तो वो जो इंग्रेडिएंट होंगे वो सर्दी के लिए होगा। फीवर को ठीक कर देगा, तो जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमने फिक्स्ड कंपोजिशन में डाला है वो आपका बुखार को ठीक कर देगा, खांसी वाला खांसी को ठीक कर देगा, दर्द वाला दर्द को ठीक कर देगा। समझ में आया आपको? तो ये जरूर ध्यान रखना है। इसलिए इसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इज द रॉ मटेरियल जो आपको ठीक करती है।
जो अपना असर दिखाती है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया। और फिर आप देखिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट इज द बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट। इसमें कोई टैबलेट्स भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, इंजेक्टेबल भी हो सकता है। और ये ध्यान रखना है कि भाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जिसके बारे में हमने चर्चा किया, तो कोई भी नए ड्रग्स आते हैं तो उसका अप्रूवल कौन देता है? तो CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये अप्रूवल देते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन बन सकता है आपको कि भाई क्या रेशनल है टू यूज द FDC, मतलब प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या है? तो प्लस पॉइंट क्या है? इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है कि भाई आप एक ही दवा में मल्टीपल डिजीज से निजात पा सकते हैं, बुखार सर्दी खांसी सब कुछ एक ही दवा से ठीक हो जाए। अब दूसरी बात है कोस्ट इफेक्टिवनेस। आप सर्दी का अलग दवा लें, बुखार का अलग दवा लें, पैर दर्द का अलग दवा लें, तो भाई अलग अलग कोस्ट पड़ेगा, कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए एक ही कॉम्बिनेशन दिए तो कोस्ट कम पड़ता है, कोस्ट इफेक्टिवनेस। फिर पिल बर्डन, 5 दवा ना खा के एक ही दवा खाओ, काम खत्म करो। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक एडवांटेज भी है इसका। फार्माकोकाइनेटिक मतलब एक दवा हमने खाया तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा टू डू इट्स वर्क, है ना। अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा दवाई का, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डिजायर्ड लोकेशन। ओके, लेकिन यही अगर हम बात करें कमियां क्या है, तो एक तो इंडिविजुअल डोज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसमें क्या है कि भाई ठीक है, किसी को बुखार है, किसी को सिर्फ बुखार ही है, लेकिन हमने FDC दे दिया, तो पता चला कि भाई बुखार का, उसके साथ साथ सर्दी का, उसके साथ साथ खांसी का भी दे दिया। भाई उसको जब बुखार है तो सर्दी खांसी की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद क्या है, बहुत सारे अनअप्रूव्ड एंड बैंड FDC मार्केट में चलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और भारत में इसका रेगुलेशन थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द हाई इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। उसके बाद देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ा सकता है। कैसे? क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ने का एक तरीका ये होता है कि भाई जरूरत नहीं है फिर भी दवा खा रहे। तो FDC में क्या हो सकता है कि भाई हमें बुखार आया, लेकिन हम और 4 प्रकार की बीमारी का दवा खा रहे हैं, तो AMR प्रमोट हो सकता है। उसके बाद देखिए, इथिकल कंसर्न्स भी है, क्योंकि भारत जो खुद FDC को अपने यहाँ बैन करके रखा है, वो अफ्रीकन या सार्क कंट्री में उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। ये लैंसेट 2016 की स्टडी है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द बैन ऑफ FDC? अगर बैन किए जाए करते जाए, तो एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, रेवेन्यू लॉस, और उनको कंप्लायंस बढ़ानी पड़ सकती है, इसलिए कोस्ट उनका बढ़ सकता है। लेकिन भाई कोस्ट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ह्यूमन सेफ्टी के साथ तो हम खिलवाड़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये शरीर में क्या कितना गहरा असर करता है, भाई जिसको नुकसान होगा वो समझेगा ना, वो फील करेगा। तो कोस्ट बढ़े लेकिन कंप्लायंस तो होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करेगा, क्योंकि पीपल विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स बेटर अल्टरनेटिव। और फिर हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ डिस्ट्रप्शंस हो सकती है, लाइक सप्लाई चेन मिसमैच। बैन कर दिए तो भाई उसके अल्टरनेटिव हो सकता है, कुछ राज्य में कुछ डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल ना हो तो मिसमैच हो सकता है। इश्यूज क्या है विद द रेगुलेशन ऑफ FDC इन इंडिया? एक तो रिफॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, चलो ये बैन कर दिए, लेकिन जो कंपनी जो होते हैं थोड़ा दिमाग लगाते हैं, उसी में कुछ चेंजेस करके कंपोजिशन को नया FDC बना देते हैं और अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देते हैं। ओके, फिर है कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी। मतलब क्या है कि एक नियम है कि नए फिक्स डोज ड्रग जो बनाए गए, 4 साल के बाद कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर्स भी उसे यूज कर सकता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, बस लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ओके, तो जो दूसरा कंपनी बनाएगा हो सकता है क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर दे। फिर अप्रूवल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो आपके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है कि कुछ जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेज यूज कर रहे हैं विदाउट पीरियड क्लियरेंस ऑफ CDSCO। इन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया दवा को मार्केट में लाने के लिए, और लेकिन ये लाइसेंस इश्यू कर दे रहे हैं।
अन्य इश्यू है लाइक एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ लेकिन रिपोर्ट नहीं हो पाता है, विलेज रूरल एरियाज में वो कम्युनिकेशन इंटरनेट एक्टिविटी नहीं है या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ डाटा, क्योंकि इंडिया के पास एग्जैक्ट डाटा बेस नहीं है रिगार्डिंग एफडीसी। स्टेप्स क्या लिए गए हैं फॉर रेगुलेशंस ऑफ एफडीसी? एक तो आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, जिसके तहत अगर एडल्ट्रेट ड्रग्स अगर आप यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। और थोड़ा सा हमें इन दोनों के बीच डिफरेंस जरूर बताएं, कॉग्निजेबल किसको कहते हैं और नॉन अवेलेबल किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए टेस्टिंग कैपेसिटीज बढ़ाई जा रही है सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करके। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 जिसको अमेंड किया गया 2017 में। उसके बाद क्या कुछ सजेशन है टू इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ एफडीसी? तो पीरियोडिक सर्वे करने की जरूरत है ताकि हम एफडीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके क्या चल रहा है देश दुनिया भर में। उसके बाद नेशनल ड्रग अथॉरिटी बनाया जाए जो क्या इंश्योर करेगा क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, और इसको स्टेटूटरी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से पास करवानी चाहिए, जो कि हाथी कमेटी ने सजेस्ट किया था। उसके बाद प्यूनिटिव एक्शंस काफी स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि मशेलकर कमेटी ने सजेस्ट किया था। उसके बाद मल्टी स्टेप अप्रोच होना चाहिए, यानी कि ये जो आपका एफडीसी का प्रिवलेंस है हमारे देश में, उसका जो इरेशनल यूज होता है, मार्केटिंग होता है, तो इसके लिए जो वेरियस स्टेक होल्डर्स है, चाहे बिजनेस है, कंज्यूमर्स है, फिजिशियंस है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उन सब के राय विचार एक साथ लेके प्लस माइनस एडजस्ट करके एक्शन लेने की जरूरत है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि हमारा है A1 एंड A2 मिल्क। हालांकि A1 एंड A2 मिल्क पर डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, प्रीलिम्स पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको इसी एंगल से देखेंगे। ओके, तो कंटेक्स्ट क्या है उसको समझने से पहले आप समझिए कि पहले जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली थी कि जो मिल्क के स्टैंडर्ड्स मिशन, मतलब मिल्क के जो स्टैंडर्ड्स है जो स्पेसिफाई किए गए थे एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 के तहत मिल्क में कोई भी डिफरेंशिएशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन A1 एंड A2 टाइप्स। ओके, तो अभी क्या किया गया है कि ये जो डायरेक्शन निकाली गई थी FSSAI के द्वारा, फिलहाल FSSAI ने इस डायरेक्शन को विथड्रॉ कर लिया है ना। और ये डायरेक्शन किसे दी गई थी? फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को दी गई थी कि भाई आप जो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स मार्केट कर रहे हैं बेस्ड ऑन A1 एंड A2 कैटेगराइजेशन, वो आप नहीं करें, ठीक है, एज पर द प्रीवियस वन, लेकिन अब इसको विथड्रॉ कर लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेक्स्ट जरूर समझ में आया होगा। अब कंटेक्स्ट तो समझ में आया, लेकिन ये डाउट भी आया होगा कि भाई A1 एंड A2 क्या है, ठीक है, तो इससे भी हम समझ लेते हैं। लेकिन पहली बात ये ध्यान रखना, ये जो आपका रेगुलेशंस इश्यू किए जाते हैं, इट हैज बीन इनेक्टेड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। नाम से देखिए ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स क्वालिटी को रेगुलेट करता है ये एक्ट। ओके, तो ये जो A1 एंड A2 है, ये बेसिकली बीटा कैसीन प्रोटीन का जेनेटिक वेरिएंट्स है। ओके, और जो कैसीन है ये लगभग 80% ऑफ द मिल्क प्रोटीन ये कैसीन ही होता है। कैसीन आपका कुछ नहीं बल्कि प्रोटीन ही है। तो बाकी जो है प्रोटीन वो है आपका वी। तो ये ध्यान रखना है, कैसीन और वी मिल्क प्रोटीन आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो टिक करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो A1 प्रोटीन है ये A2 से ही इवॉल्व हुआ है म्यूटेशंस के माध्यम से। अब दूसरा सवाल होगा आपका कि म्यूटेशंस क्या है? तो म्यूटेशंस का मतलब ये होता है कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका डीएनए होता है, उसका सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है, कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम करोगे शोकेज, इतनी उम्र के बाद ये करोगे, फिर ये करोगे, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सपोज करते हैं। जैसे आप ह्यूमन डीएनए की बात कर ले, तो आज जो आपका हाथ पैर नाक आंख कान दिख रहा है, ठीक है, जो आवाज बोली वो सब दिख रही, वो आपका डीएनए सीक्वेंसिंग जो ऑपरेट हुआ, मतलब
डीएनए जो आपका एक्टिवेट होता चला गया उसका ही परिणाम है कि धीरे धीरे आपका बोलने सीख गए आप, धीरे धीरे आपके दांत आने लग गए, पैर आने लग गए, हाथ आने लग गए, माइंड डेवलप होने लगा, वो सब डीएनए में लिखा हुआ है, इसलिए वो सब कुछ होता चला गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसे एक्सप्रेस होना चाहिए सीक्वेंसली, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ द एरर्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड, उसके कारण ये डीएनए सीक्वेंस में चेंजेज आ जाती हैं। तो चेंज आ गई तो मतलब वो क्वालिटी जो है एक्सप्रेस नहीं हो पाता है जो होनी चाहिए, उसके कारण दूसरी क्वालिटी एक्सप्रेस हो सकती है जो कि नॉन रेलेवेंट होता है। जैसे हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति है वो जनरली 32 दांत का होगा, कोई म्यूटेशन हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई तो पता चला कि भाई 300 दांत हो गए, है ना। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये हमने बताया आपको। अब आप देखिए जो रेगुलर मिल्क है इसमें आपका A1 एंड A2 बीटा कैसीन दोनों कंटेन होता है, जबकि A2 मिल्क की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें A2 वेरिएंट ही मिलते हैं। ओके, रेगुलर मिल्क में A1 A2 दोनों मिलता है, जबकि A2 मिल्क में सिर्फ A2 वेरिएंट ही मिलते हैं। और जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस है उसमें कंफर्म किया गया है कि जो भारत के इंडिजिनियस काउज हैं, वेफेलोज हैं, वो आपका A2 मिल्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन खास बात यह है कि इतना ज्यादा फोकस A2 पर क्यों है, क्योंकि A2 में प्रोटीन कंटेंट हाइयर होता है, और प्रोटीन अच्छा है तो मतलब शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसलिए आप देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो A1 A2 के रूप में ब्रांड करके बेचते हैं प्रोडक्ट को। तो आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन समझ सकते हैं आप A1 और A2 मिल्क के बीच में। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन के हिसाब से फैट कंटेंट और कैलोरी काउंट ज्यादा है A1 में, और A2 में प्रोटीन ज्यादा है। और हेल्थ बेनिफिट देखें तो आप देखिए A1 में हिस्टाडाइन मौजूद है जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और हिस्टाडाइन हमारे बॉडी यूज करता है टू प्रोड्यूस हिस्टामाइन केमिकल। और ये जो हिस्टामाइन है इट इनेबल्स द बॉडी टू रेगुलेट इट्स रिएक्शन टू इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी। तो अगर एलर्जी किसी किसी व्यक्ति के शरीर में होती है तो कहीं ना कहीं इसकी कमी के कारण होती है, हिस्टामाइन के कमी के कारण। ओके, तो आप देखिए A2 का हमने देखा क्या सिग्निफिकेंस है। और एक खास बात ये है कि A1 मिल्क जो है वो सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग इसे नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन डाइजेशन के मामले में A2 बेटर है। और कहाँ से आपको A1 मिल्क मिल जाएगा, तो काउ ब्रीड्स विच आर यूरोपियन इन नेचर, तो यहाँ से आपको A1 मिलता है। जबकि A2 की बात करें तो इसमें आपका प्रोलीन है जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, और ये आपका जॉइंट्स और टेंडन्स को मजबूत करता है, यानी हड्डी उड्डी को मजबूत करता है। इसलिए बोला जाता है ना दूध पियो। तो अगर A2 रिच दूध है तो वो आपके हड्डियों को और अच्छे से मजबूत करेगा। उसके बाद देखिए ये आपका सदर्न फ्रांस के ब्रीड्स में देखने को मिलता है ज्यादा। हालांकि इस रिसर्च में ये भी पता चला कि जो भारत के गाय है उसमें भी A2 मिल्क ज्यादा मिलती है। ओके, ये हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है, एक प्रकार से ये एमिनो एसिड्स होता है, मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम एमिनो एसिड, केमिकल ही है। और इसको हम एक तो इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में बांट सकते हैं। इसेंशियल में आपका क्या है कि हमारा बॉडी नहीं बनाता, याद रखिए है ये इसेंशियल, लेकिन हमारा बॉडी नहीं बनाता है। तो कहाँ से आएगा, जो खाना भोजन पदार्थ हम खाते हैं वहां से आता है। ठीक है, इसलिए पौष्टिक आहार खाने से आपका इसेंशियल अमीनो एसिड आपके शरीर में लगेगा, और जो भी डिजायर प्रोटीन की जरूरत है बॉडी को वो बॉडी बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और प्रोटीन्स की बात करें तो ये आपका सेल का स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मसल एंड ऑर्गन्स भी आपके प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। और विभिन्न सोर्सेज में जो प्रोटीन मिलती है, जैसे बादाम में, आलमंड में एमाडीन प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन में ग्लाइसिनिन, बेटा कोग्लाइसिनिन मिलता है। याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, म्यूटेशन हमने बता दिया आपको, बेसिक्स हमने बता दिया। अब चलते हैं हम अपने लास्ट आर्टिकल, उसके बाद पूरा अगस्त का करंट अफेयर्स आपका समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आ रही होगी। तो लगभग 1 घंटा होने को है और आपका ये अगस्त का करंट अफेयर समाप्त होने को है। पसंद आ रही है मित्रों?
तो फिर रुकिए नहीं, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन मैटम को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ताकि हमें भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए। ओके, तो देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। कंटेक्स्ट क्या है, तो भाई भारत जो है ना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इन द फील्ड ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। क्यों कर रहा होगा भाई, हमारे पड़ोसी देश ना कमाल के हैं, ठीक है, कमाल के हैं मतलब आप समझिए कि होस्टाइल है, कभी भी चांसेस लड़ाई झगड़ा अटैक का हो सकता है। तो भाई होस्टाइल पड़ोसी के साथ कहीं ना कहीं हमें अपनी मजबूती डिफेंस कैपेबिलिटीज में तो करनी पड़ेगी। तो चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे लैंड हो, हर एक फील्ड में हमें मजबूत होना पड़ेगा, डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत करनी पड़ेगी। इसलिए तो R&D में हमें इनोवेशन सबकी जरूरत है, और उसी इनोवेशन का एग्जांपल है आपका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से समान भाषा में। आपने लेजर लाइट का इस्तेमाल बचपन में तो जरूर देखा होगा, यूज भी किया होगा, एक बटन दाबने से दूर तक वो बीम जाती है, ठीक है। या फिर आपने सूर्य के एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट हो सकता है करवाया होगा, चाहे लेंस के माध्यम से ही, तो क्या होता है वो जल जाता है, ठीक है। तो वो एनर्जी है, और वो एनर्जी कुछ ना कुछ काम कर सकती है। तो वही बात है कि एक तो हम मिसाइल्स बनाए बड़े बड़े, उसमें खर्चा आता है भाई, और पता चला चाइना उससे भी एडवांस मिसाइल बना रहा है, ठीक है। तो क्यों ना हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ही बना दे। इसमें क्या है कि भाई जो हमारा वेपन होगा ना वो एनर्जी होगा, और उस एनर्जी के माध्यम से जब हम उस एनर्जी को रिलीज करेंगे टू द टारगेट डिफेंस, तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा एनर्जी या पोटेंशियल रखती है कि दुश्मन के मिसाइल डिफेंस को उसमें पेनिट्रेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये सिंपल सा मतलब हुआ आपका। और अब आप देख सकते हैं दीज आर रेंज्ड वेपन्स दैट यूज कंसंट्रेटेड एनर्जी, जो एनर्जी है उसको कंसंट्रेट कर दिया गया, पावर काफी ज्यादा है उसमें, फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी रेदर देन द काइनेटिक एनर्जी, ताकि हम इनेमी के इक्विपमेंट फैसिलिटी सबको डिस्ट्रॉय डैमेज कर सके। ओके, एंड इट इज एन एक्सपेंडेड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो वेव्स हैं, जो एनर्जी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट द एनिमी इफ ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, ये आपका रेंज ऑफ वेव्स है, जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमने डिस्टिंक्शन कर रखा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, गामा रेज, एक्स रेज, है ना, माइक्रोवेव्स, ये सब होते हैं, काफी ज्यादा हाई एनर्जी होती है इनकी। और आप हमें बताएं कि वेवलेंथ के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, और सबसे कम क्या है, क्रोनोलॉजी में आप अरेंज जरूर करें। इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है प्रीलिम्स में। ओके, तो कैसे वर्क करता है, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट करेंगे, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से, और वो डिपेंड करता है कि भाई किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो लाई करता है, एक्सरे वाले में, गामा रेज वाले में, ओके, रेडियो वेव्स वाले में। तो ये चीजें हैं, एनर्जी काफी ज्यादा रहेगी तो फिर डिस्ट्रॉय करने का भी काम कर सकता है ये। तो देखिए एप्लीकेशंस की बात करें तो मिलिट्री डिफेंस की, भाई दुश्मन के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करो, डिस्ट्रॉय करो, ड्रोन्स अगर आ रहे हैं तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओके, और ये यूज किया जाता है विभिन्न देशों के साथ, देखो इजराइल यूज करता है, यूएस यूज करता है। ओके, और लॉ इन्फोर्समेंट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स या लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द क्राउड कंट्रोल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। स्पेस ऑपरेशंस में भी किए जा सकते हैं, जैसे कोई दुश्मन है वो हमारे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हमने DEW फिट कर दिया अपने सैटेलाइट में, और अगर दुश्मन ने अटैक किया तो हम भी लेजर के माध्यम से अटैक करके उनके सैटेलाइट सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, टू प्रोटेक्ट इवन जो डेब्रिस है, सैटेलाइट डेब्रिस, अगर हमारे सैटेलाइट को खतरा पहुंचाएगी तो फिर हम लेजर के माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स है, मुझे नहीं लगता कि इसके निटी ग्रिटीज में जाने की जरूरत है, वैसे मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ। एक तो है हाई एनर्जी लेजर, जिसमें हाई पावर्ड लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप देखिए 1 मेगावाट लेजर्स कैन न्यूट्रलाइज द बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल।
उसके बाद हाई पावर माइक्रोवेव से, मल्टीमीटर वेव से, पार्टिकल बीम वेपन्स है जो आइसोलेटेड पार्टिकल्स का इस्तेमाल करता है लाइक प्रोटॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स टू गेट डैमेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक गाड़ी है जो लेजर रिलीज कर रहा है, मिसाइल को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया गया है। फिर माइक्रोवेव का एक मशीन है यहाँ पर जो माइक्रोवेव रिलीज कर रहा है और ड्रोन्स को डैमेज करने में, ड्रोन्स को फंक्शंस को डैमेज करने में ये भूमिका निभा सकता है ना। तो ये है एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफिशिएंट हो सकता है ये एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल डिफेंस प्रोडक्ट्स लाइक भाई मिसाइल बनाना हो, रॉकेट बनाना हो तो काफी खर्चा आ जाते हैं। तो ये जो है कॉस्ट इफिशिएंट होता है। और एग्जाम्पल भी दिया गया है ब्रिटेन का, एक है आपका ड्यू यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, नाम है आपका ड्रैगन फायर लेजर। ओके, रैपिड रेस्पॉन्स टाइम, तुरंत एकदम हम एनिमी पर हमला कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी, कहीं पर भी फिट कर दो लगा दो कोई दिक्कत नहीं, जबकि जो ट्रेडिशनल लिमिटेशंस है उनके लिए जगह चाहिए, उनको रेस्पॉन्स टाइम चाहिए, है ना, लोडिंग चाहिए मिसाइल्स का, वो सब चीजें हैं। प्रिसीजन ज्यादा रहती है इसकी। उसके बाद स्टील्थ यानी कि साइलेंटली इनविजिबल वर्क कर सकता है, ये तो दुश्मन देश डिटेक्ट करना एक बार सोचेंगे। उसके बाद लो कॉस्ट ड्रोन्स को हम काउंटर कर सकते हैं, रॉकेट्स को काउंटर कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, तो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है कि भाई अगर टारगेट से ज्यादा दूर है, मतलब हमारा मशीन यहाँ पर है, टारगेट बहुत दूर है, तो फिर ये लेजर बीम्स हो सकता है इफेक्टिव ना रहे, उतना ज्यादा प्रोडक्टिव ना रहे, है ना। साथ के साथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर भी ये डिपेंड कर सकता है। फॉग एंड स्टॉर्म्स कैन रिड्यूस द लेजर बीम रेंज एंड क्वालिटी। फिर बैटलफील्ड यूज में बात करें तो भाई लेट से बैटलफील्ड में इसे यूज कर रहे हैं तो इसके बीच में कोई भी प्रोडक्ट आएगा उसको भी डैमेज कर सकता है, ह्यूमंस को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है, चाहे दुश्मन का प्रोडक्ट हो देश का हो। उसके बाद एथिकल एंड हेल्थ कंसर्न्स आ सकता है, अगर लोगों के ऊपर ये बीम गया या फिर वेव्स पेनिट्रेट की तो फिर मसल्स को कैंसर सब जैसी भी दिक्कतें आ सकती है। आर्म्स रेस बढ़ सकता है, आर्म्स रेस मतलब हमने डेवलप किया, चाइना और मजबूत होना चाहेगा और डेवलप करेगा, चाइना ने डेवलप किया तो यूएस और ताकतवर बनना चाहेगा तो और मजबूत करेगा, आर्म्स रेस चलता ही जा रहा है। अदर कंसर्न्स की बात करें तो देखिए कि भाई ये सब्सटेंशियल एनर्जी की जरूरत इसको है, हाई कॉस्ट है, क्लीन लाइन ऑफ साइट चाहिए और रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स और अदर काउंटर मेजर्स कैन डिस्टर्ब इट्स इफेक्टिवनेस। जैसे लेजर बीम हमने लॉन्च किया लेकिन हमने बीच में मिरर लगा दिया तो लेजर बीम जो है प्रोडक्ट पर ना जाकर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पता चला कि भाई हम ही पर वापस लौट जाएगी, है ना। तो स्टेप्स क्या लिया गया है बाय इंडिया फॉर DWs, तो एक तो ये है कि दुर्गा प्रोजेक्ट, इसके तहत 100 किलोवाट लाइट वेट DW को बनाने का प्रयास चल रहा है। उसके बाद देखिए लैस्टेक लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि DRDO की लेबोरेटरी है अंडर प्रोजेक्ट नेत्र, ये आपका बनाने का प्रयास चल रहा है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। उसके बाद काली प्रोजेक्ट भी है, एक दो याद रखे काफी है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें जो विभिन्न देशों में यूज की जाती है DW की, तो एक तो है आपका यूएसए, यूएसए में आप देखिए हेलियोस, बस एग्जांपल याद रखना है, मैच द फॉलोइंग यूपीएससी पूछ सकती है। हेल विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजुलर एंड सर्विलेंस, या फिर आप हेलविस याद रख सकते हैं, हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में ड्रैगन फायर लेजर। उसके बाद इजराइल का आप देखिए आयरन बीम, तो आयरन डोम हमने सुना, आयरन बीम ये आप सुन लीजिए फिर से। तो कंक्लूजन यही है कि भाई ये सब डिफेंस प्रोडक्ट भारत को तो विकसित करने की जरूरत ही है, पार्टिकुलरली इसलिए क्योंकि चाइना जो है काफी ज्यादा हॉस्टाइल पड़ोसी है और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चाइना की ज्यादा है, तो भारत को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज मजबूत करने पड़ेंगे विभिन्न आयामों में, ठीक है, टू डील विद द इनएविटेबल थ्रेट पोज्ड बाय द ऑटोनोमस एंड हाइपरसोनिक वेपन्स ओवरऑल। तो ये फ्रेंड्स पूरा हमारा साइंस एंड टेक खत्म हुआ। न्यूज इन शॉर्ट्स मैंने आपको बताया कि शॉर्ट्स वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाता है, कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए हम इसको हाईलाइट करके आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप बस उसे पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। क्यों 2 मिनट रीडिंग के हम 10 मिनट वीडियो बनाने वेस्ट करें, कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
इससे बढ़िया हम प्रहार का एनवायरमेंट सीरीज को ही कंटिन्यू करवा देंगे, जल्द से जल्द खत्म करवाने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, और हमसे जुड़े ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं आप और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। अगस्त का समाप्त, अब आप सितंबर का थोड़ा सा इंतजार करिए, उसको हम 20 के बाद ही डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी तो सितंबर का आया भी नहीं है, आएगा तो हम 20 के बाद ही डिस्कस करेंगे, तब तक हम इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑपरेशन कि आप यहाँ तक आए, पढ़ें, वेल स्टडी। थैंक यू वेरी मच।